प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में सरकार के अंग में व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें संगठन और उसके कार्य और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, रिसेंट ट्रेंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवस्थापिका का अध्ययन करने से पहले हम प्रसिद्ध विचारक विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर गार्नर के शब्दों के अनुसार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी से के द्वारा होती है उसका नाम सरकार होता है या उसे सरकार कहते हैं। सरकार राज्य की ऐसी निराकार संस्था है जिसके द्वारा स्वयं कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों के द्वारा होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए गार्नर लिखते हैं कि राज्य की इच्छा की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे हम सरकार कहते हैं। अब हम बात करेंगे सरकार के अंगों की। तो सरकार के अंगों की जब बात करते हैं तो सभी व्यक्तियों द्वारा सरकार के एक से अधिक अंगों में विभाजन होने की आवश्यकता को बताते हैं, अनुभव करते हैं। और कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार को व्यवस्थापन या शासन विभाग इन दो अंगों में विभाजित किया गया है। कुछ लोग इस सरकार को 5 या 6 अंगों में विभाजित करने की बात भी करते हैं, परंतु सामान्य धारणा ये रही है कि इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला व्यवस्थापिका है, दूसरा कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना और राज्य की नीतियों को निश्चित करना होता है। कार्यपालिका इन कानूनों के कार्य रूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या तथा उसकी रक्षा करने का कार्य होता है। तो सबसे पहले हम व्यवस्थापिका की बात करेंगे। व्यवस्थापिका का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। सरकार के 3 अंगों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे अपने अपने जो अंग हैं सरकार के अपने अपनी जगह महत्व रखते हैं, पर व्यवस्थापन विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग के ही उन कानूनों का निर्माण करती है जिसके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसके आधार पर ये मुख्य रूप से आवश्यक आधार प्रदान करती है और इन दोनों विभागीय कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का निर्माण नहीं करती, इसके साथ साथ वो प्रशासन की नीतियों का निश्चित भी करती है। इसके साथ ही संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी रखती है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका ही करती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका विभाग सरकार के दूसरे अंगों की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब हम इसके कार्यों की बात करते हैं। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति के रूप में निर्भर करते हैं। एक तंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, व्यवस्थापिका कोई विशेष कार्य नहीं होते हैं, किंतु जब लोकतंत्र की बात आती है, जहाँ पे लोकतंत्रात्मक राज्य में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्यों बहुत अत्यधिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। लोकतंत्रीय राज्य में संसदात्मक या आदेशात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि आदेशात्मक शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। तो सामान्य रूप से लोकतंत्रीय राज्यों में जहाँ पे व्यवस्थापिका की रचना की गई है उसमें निम्न प्रकार से उसके कार्य हैं। जो पहला कार्य कानून निर्माण संबंधी कार्य, दूसरा संविधान संशोधन का कार्य, तीसरा
विमर्शात्मक कार्य, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में व्यवस्थापन विभाग के द्वारा सामान्य रूप से जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका विचार से के लिए सभा है। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थों और दृष्टिकोणों को प्रतिनिधियों के बीच में विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विमर्श होता है और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका में को लोकमत का दर्पण भी कहा जाता है। इसके साथ ही व्यवस्थापिका विचारों में आदान प्रदान या कार्य के निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिसे हम व्यवस्थापिका के कार्यों के संचालन के नियम कह सकते हैं। अगला उसका कार्य है राष्ट्रीय वित्त नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण में साथ साथ ही राष्ट्रीय वित्त नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कार्य नहीं कर सकता का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। अगला कार्य प्रशासन पर नियंत्रण। यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों को सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण आवश्यक हैं और व्यवस्थापिका के द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संस्थात्मक या आदर्शात्मक शासन प्रणाली में भिन्न भिन्न रूप से किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत संसदीय शासन में। तो संसदीय शासन में किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है, उसमें ये बात है कि संसदीय शासन में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका का पर यह नियंत्रण प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों द्वारा रखा जा सकता है। और अंत में व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्तावों का पास कर कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है। दूसरा जो दक्षिणात्मक शासन व्यवस्था है, उसमें किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। अमेरिका जैसे दक्षिणात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ का उपयोग करती है। इसमें पहली बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा दी गई संधियों और नियुक्तियों के लिए सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा है सीनेट द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच कर सकती है। इन समितियों का महत्व इस बात से स्पष्ट होता है कि अमेरिका में इन समितियों में मछली पकड़ने वाला जाल भी कहा जा सकता है। और तृतीय है अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति के लिए घोषणा करती है। अब बात आती है न्याय संबंधी कार्यों की। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती हैं। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका उच्च सदन यानी लोकसभा उच्चतम अपील न्यायालयों के रूप में कार्य करती हैं। फ्रांस की गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस, भारत की संसद भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों का महाभियोग लगाने और उन पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। अगला जो कार्य है वो निर्वाचन संबंधी है। अधिकांश देशों की जब हम बात करते हैं तो व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, इसके अलावा न्यायाधीशों को प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। इसके साथ साथ ही हम सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। इसके अलावा हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन संबंध सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे समितियां और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति करने का कार्य भी करती है। इसके साथ ही जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षण करती हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए वो प्रेरित करती रहती हैं। व्यवस्थापिका का अगला कार्य समितियों और आयोगों की नियुक्ति करना, जिसमें विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समिति और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदनों से
सदन सीनेट द्वारा 7 समितियों की नियुक्ति भी करती है जो कार्यपालिका की शक्ति का प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई है। इसके अलावा भारत की हम बात करें तो भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग इनकी इच्छा का उदाहरण इसी प्रकार के अच्छे उदाहरण मान सकते हैं। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्शों पर नियमों की रचना करना और भारत में नियमों की गतिविधियों कार्यों पर सरकार संसद पर नियंत्रण रखना होता है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार पर ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और जनता शासन को जनहित के कार्यों में करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार से व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच भी कह सकते हैं। लास्ट में व्यवस्थापिका विधि निर्माण का एकमात्र कार्य नहीं है वरना वो विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली कार्य करती है। इसके संबंध में डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण के कार्य करने वाला अंग नहीं है, प्रयुक्त साथ ही साथ अन्य विभिन्न कार्य भी करता है जैसे निर्वाचन संबंधी, न्यायिक और निर्देशन व कार्यपालिका संबंधी कार्य करता है। अब हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के संगठन की। तो संगठन की बात आती है तो इसके संगठन 2 रूपों में किए जाते हैं। व्यवस्थापिका का एक सदन के रूप में होता है और एक 2 सदन के रूप में होता है। एक सदन लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रारंभ में अधिकांश देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका थी, किंतु बाद में धीरे धीरे अनुभव के आधार पर प्रथम सदन की शक्ति पर अंकुश रखने और प्रथम सदन द्वारा दिए गए कार्यों को पुनर्विचार करने में संसद के 2 सदन होने चाहिए। इस वर्तमान समय में कुछ देशों में छोड़कर के सभी संपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका एकात्मक होनी चाहिए या द्विसदनात्मक होनी चाहिए, ये प्रश्न अभी विवादाग्रस्त है, अभी स्पष्ट रूप से नहीं है। पर अब हम इसके पक्ष की तर्क की बात करें, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क की बात करते हैं तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के मुख्य रूप से निम्न प्रकार के कारण हैं जिससे द्विसदनात्मक होना चाहिए। इसमें हम बात करें प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगाना। इसके संबंध में गार्नर ये कहते हैं कि इस प्रकार द्विसदन की विद्यमाता स्वतंत्रता की गारंटी कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी है। इसके अलावा अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक। इसमें 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदा अच्छा देखती हैं, अतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही तीसरे सभी वर्गों को का प्रतिनिधित्व इसमें मिल जाता है। प्रथम सदन में शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित निम्न और मध्यम वर्ग के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, लेकिन लोकतंत्र आदर्श सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसके साथ साथ कार्य विभाजन से लाभ मिलता है। जनकल्याणकारी राज्य के विचारों में अपना लेने के कारण वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। व्यवस्थापिका के 2 सदन होने पर इस बढ़े हुए कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। इसके अलावा जनमत के निर्माण में सहायक विधेयक के निम्न सदन के पास में किए जाने वाले उच्च सदन के पास में होने वाले समय लगता है। इस प्रकार से उच्च सदन विधेयक के पास करने से पूर्व ही जनता को विधेयक के बारे में सोच विचार करने के लिए समय देता है, अतः सामान्य जनता, राजनीतिक दल एवं प्रेरित प्रस्ताव विधेयक पर विचार व्यक्त किए गए हैं। स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा कार्य प्रणाली की स्वतंत्रता में वृद्धि। इसके संबंध में गैटली कहता है कि 2 सदन एक दूसरे पर रुकावट का कार्य करके कार्यपालिका को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और अंत में इसे लोकहित की बढ़ोतरी भी कहते हैं। इसके अलावा अनुभवी लोगों का सदन माना जाता है। द्विसदन है वो अनुभवी लोगों का सदन माना जाता है। इसमें इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, कनाडा आदि देश उच्च सदन को पर दृष्टि डाले जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन देशों में उच्च सदन के सदस्य राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक अनुभव रखते हैं। तो यहाँ पे अनुभवी सदन के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ इस संघ राज्यों के लिए आवश्यक है। संघ राज्यों में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, उनमें से इस क्षेत्र की जनसंख्या में दृष्टि से बहुत अधिक अंतर होता है। ऐसी परिस्थितियों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका
के द्वारा प्रथम सदन में जनसंख्या के अधिक आधार पर और दूसरे सदन इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्ति होता है। इसके अलावा ऐतिहासिक अनुभव, उपरोक्त सभी जो कारण बताए गए हैं उनके ऐतिहासिक अनुभवों के अधिकतर दूसरे सदन के पक्ष में इंग्लैंड में जैसे गृह युद्ध के पश्चात क्रोमवेल के समय यानी इसके अलावा हम बात करें अमेरिका में 1777 से लेकर के 1777 व्यवस्थापिका एक सदन था, परंतु फ्रांस में कुछ समय के लिए एक सदनीय विधानमंडल को अपनाया गया, किंतु सभी देशों में एक सदनीय विधानमंडल का प्रयोग असफल रहा और आज एक सदनीय विधानमंडल में की कोई बात नहीं करता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लोकतंत्रात्मक है, इसके साथ साथ रूढ़िवादिता का गढ़ है, अपव्यय है, संगठन की समस्या है। दूसरा सदन अनावश्यक भी माना गया है। दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका रहती है। इसके अलावा अल्पमतों का प्रतिनिधित्व देते हुए उन्हें संतोषजनक प्रबंध संभव है। इसके साथ ही संघ राज्यों के लिए आवश्यक नहीं है। निष्कर्ष पे हम ये कहेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की लोकप्रियता, दोनों सदनों की व्यवस्थापिका इस बात का आलोचना होते हुए वर्तमान समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए सदन पूर्ण रूप से जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करें तो लोकप्रिय सदन की जवाबदेही और मनमानी पर उपयोगी और अनावश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका लोकप्रिय सदन माना जाता है। अब हम व्यवस्थापिका के ह्रास की बात करें तो आजकल ये माना जाता है कि संसदीय व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। लॉर्ड ब्राइस ने तो यहाँ कहा कि 1925 में उसने पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में व्यवस्थापिका के सदन की चर्चा की थी। ब्राइस ने अपनी पुस्तक में व्यवस्थापिकाओं पर रोग निदान के उन कारणों का भी प्रयास किया है जिससे सदन में युग लग गए हैं, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट तानाशाही स्थापित हो चुकी है। व्यवस्थापिका के पतन से क्या तात्पर्य है, इसके संबंध में केसी वेयर के अनुसार व्यवस्थापिकाओं ने अपने शक्तियाँ, कार्यकुशलता और सम्मान को बनाए रखा हो या यूँ कहें कि इनमें वृद्धि कर ली हो तो ऐसा संभव है। फिर भी अन्य संस्थाओं के सापेक्ष कुछ रूप में सभी पहलुओं पर पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं में ने अपनी शक्ति बढ़ाने का अपना दर्जा सुधारा गया है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्या कारण थे। कारणों में हम बात करते हैं कि कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि, ये भी कारण है। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, रेडियो, टेलीविज़न, इसके साथ साथ ही विशेषज्ञों की परिषदों की समिति का विकास, सेनाओं पर कार्यपालिका पर नियंत्रण, विदेशी संबंधों की प्रधानता और साथ साथ में सकारात्मक राज्य का उदय और बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास। इसके अलावा हम बात करेंगे व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों का भरमार और व्यवस्था का पर मंत्रिमंडल हावी होना, ये इसके पतन के कारण है कि इस प्रकार से व्यवस्थापिका का पतन हुआ। धन्यवाद।